गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने पिछले लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई हिंदी मीडियम में आसानी से समझ सके, है ना। बहुत दूर दूर के बच्चे हैं, बहुत अंदर के बच्चे हैं, उन्हें हिंदी मीडियम में समझने में आसानी होगी जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। इसलिए मैंने बुक से ही पढ़ाया है कि बहुत सारे बच्चों के पास किताब नहीं है, और इससे मैं पेज बाय पेज पढ़ा रही हूँ ताकि उनको और अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है ना। मैं पूरा पढ़ा रही हूँ, इसी से पढ़ ले, 2 बार 4 बार देख लेंगे तो पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा। ठीक है। और मैंने सारे पेजेस के जितने भी उदाहरण है और पाठ्यगत प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर, उसको भी मैं सॉल्व की हूँ, है ना। और बाद में जब ये कंप्लीट होता है ये चैप्टर, तो लास्ट में केवल सॉल्यूशन रहता है। आपका कम से कम 2 या 3 वीडियोस में केवल क्वेश्चन आंसर है ना, ताकि आपको कहीं और इधर उधर जाना न पड़े। मैंने सारे क्वेश्चन आंसर को इसमें वीडियो में डाल दिया है। आप लास्ट चैप्टर जब होगा तो आप ओपन करेंगे, देखेंगे प्लेलिस्ट में क्वेश्चन आंसर के 2-3 वीडियोज है। ठीक है। टेंशन लेने का नहीं है, आप आराम से बस देखिए और पढ़ते जाइए। ठीक है। तो आज मैं आप लोग को बतला रही हूँ ध्वनि चैप्टर जो मैं पढ़ा रही थी, उसमें कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन तो चल ही रहा है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन था पेज नंबर 186 में, कि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और आवर्त तथा आयाम से क्या अभिप्राय है ना। तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, आवर्त काल यानी टाइम पीरियड, और आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड। इससे आप क्या समझते, इसको मैं अच्छी तरह समझा देती, बता देती। एक बार आपको पढ़ेगा याद आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा, है ना, वेवलेंथ, तथा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर क्या लिखना है, छोटा सा इसका फॉर्मूला लिखना है ना। इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होगा, तरंग वेग, वेग को हम लोग v से लिखेंगे, v से वेलोसिटी, वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, है ना। आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य या तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू v स्मॉल v को हम लोग न्यू से बोलेंगे, लिखेंगे v थोड़ा सा टेढ़ा जैसा इसका है ग्रीक भाषा में, और बोलेंगे इसको न्यू, है ना। जैसे फ्रीक्वेंसी को जब लोग लिखेंगे तो ऐसे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, लेकिन जैसे लैम्डा बोलेंगे तो उसको हम लोग न्यू बोलेंगे। ठीक है। और इसमें कुछ सोचने का नहीं है। इसको हम लिखते हैं v हल्का सा टेढ़ा, और लैम्डा को लिखते हैं हम लोग उल्टा y, है ना। लैम्डा को हम लोग लिखते हैं उल्टा y। बस यही संबंध है दोनों में, तीनों में, ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग की किस प्रकार संबंधित है। तो हम लिखेंगे वेग इक्वल टू ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति, है ना। यहाँ पर देखिए, यहीं पर इसी पेज में है, वेग इक्वल टू तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ लैम्डा इंटू v को बोलते हैं न्यू। ठीक है। और इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तथा वेग 440 मीटर पर सेकेंड है, तो इस तरंग की तरंग दैर्घ्य की गणना करें। ठीक है।
दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी, और इसका वेग है 440 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो इस तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। सबको यहाँ पर क्या निकालना है? तरंग दैर्घ्य, यानी कि लैम्डा, है ना, हमको निकालना है लैम्डा। तो क्वेश्चन है वेग इजकल टू तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति, हम इसका ये फॉर्मूला लिखेंगे, और फ्रीक्वेंसी है यानी कि वी है, न्यू है 220 हर्ट्ज, और वेग है 440 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे, आपको निकालना क्या है? तरंग दैर्घ्य का लैम्डा, यानी कि लैम्डा निकालना है। तो वेग इजकल टू तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति, और तरंग दैर्घ्य निकालना तो हो जाएगा वेग बटा आवृत्ति, है, वेग बटा आवृत्ति। तो वेग कितना है? 440 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी हो गया 440 इंटू 440, 440 मीटर पर सेकेंड बटा 220 हर्ट्ज। ठीक है, 220 हर्ट्ज। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 440 बटा 220, और आंसर आएगा 2 मीटर पर। तरंग दैर्घ्य का आंसर हो जाएगा 2 मीटर। 440 मीटर पर सेकेंड को बटा 220 हम लिखेंगे, और ये जब काटेंगे तो आ जाएगा 2 मीटर आंसर। ये भी बहुत इजी है, इसमें केवल फॉर्मूला लिखना था और इसके बारे में, सबके बारे में बताना था, और इसमें सिर्फ बनाना है आवृत्ति, वेग बटा आवृत्ति। वेग 440 बटा 220, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 मीटर तरंग दैर्घ्य। अब चौथा क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है, तो स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा? इसमें हमको क्या निकालना है? हमको समय निकालना है, और इसमें क्या निकालना था हम लोग को? तरंग दैर्घ्य, और इसमें निकालना है समय अंतराल। तो इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि दूरी 450 मीटर दूरी है, और 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। 500 हर्ट्ज मतलब ये क्या हो गया? ये 500 हर्ट्ज हो गया फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, है ना। इसे कुछ भूलने का और समझने का इस कोई ये चीज नहीं है ना। आराम से हर्ट्ज देखिए, समझिए क्या पर फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो आवर्तकाल T इजकल टू 1/v। आवर्तकाल समय बराबर हम क्या लिखेंगे? समय बराबर 1/v। तो 1/500 हर्ट्ज जो है उसको हम बदल लेंगे, है ना। 5,000 हर्ट्ज, 5,000 हर्ट्ज है, और इसको मीटर में बदलेंगे 5,000 को, तो हो जाएगा 0.02। आवर्तकाल T बराबर 1/v, और 1/v हो गया 500 मीटर। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.002 सेकेंड। टाइम कितना हो जाएगा? 0.002, 1/v, और v है v नहीं, फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी को जब हम ये करते हैं 5000 हर्ट्ज को 1/, फ्रीक्वेंसी, तो 1/500, और यहाँ पर हो जाएगा 0.002, और आवर्त काल वस्तु की स्थिति दूरी d बराबर 450 है, डिस्टेंस 450 है। तो आवर्त काल वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है ना। आवर्त काल वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, इसका आंसर होगा 0.002 सेकेंड समय, है ना। इसका होगा 0.002 सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। यहां तक हो गया। अब किसी एकांकी क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यद्यपि हम कभी कभी प्रबलता तथा तीव्रता शब्दों का पर्याय रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है, इनका अर्थ एक नहीं है ना। फिर से हम इसको समझते हैं। 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, जितना ऊर्जा हम लोग अब तक पढ़े थे ना, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, जितना भी ऊर्जा हम लोग पढ़े थे, उसी तरह ध्वनि ऊर्जा भी है। तो ध्वनि ऊर्जा को 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी। ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये इंटेंसिटी और प्रबलता यानी कि लाउडनेस, जोर से जोर की आवाज होना, लाउडनेस, ये दोनों शब्दों में अंतर है ना। दोनों का अर्थ एक नहीं है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। यद्यपि दो ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती है, समान इंटेंसिटी की हो सकती है, फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं। मने दोनों का तीव्रता एक हो सकता है, लेकिन फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल, अधिक तेज आवाज में उसको सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा कान इसके लिए अधिक संवेदनशील है। ठीक है, यही अंतर है कि तो ध्वनि एक, तीव्रता एक हो सकता है, तीव्रता जो है एक हो सकता है, यानी कि 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की ध्वनि की तीव्रता एक हो सकती है ना। लेकिन प्रबलता जो है वह एक नहीं हो सकता। और यहाँ पर हम ध्वनियां समान हो सकती है, फिर भी हम एक दूसरे को की अपेक्षा प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, तेज आवाज के रूप में, लाउडनेस के रूप में हम इसको सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा कान इसके लिए अधिक संवेदनशील है ना। हमारा कान इसके लिए अधिक संवेदनशील है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में क्या अंतर है, बताइए। तभी मैंने तुरंत बताया, फिर मैं बतला रही हूँ। ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है। ध्वनि की प्रबलता कानों की संवेदनशीलता की माप है ना। प्रबलता जो है वह ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, जो प्रबल और मृदु ध्वनि में अंतर कर सकता है ना। मीठी आवाज और तेज की आवाज को वो अंतर कर सकता है।
और भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अर्थात कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। यहाँ पर अभी हम यहाँ पर पढ़े थे कि संवेदनशीलता की बात है, दो ध्वनियां समान हो सकती है और सुन सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील है ना, हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील है, तो भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है, अर्थात कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। और थर्ड पॉइंट है कि इसका मात्रक डेसिबल होता है, डीबी, है ना, इसका जो मात्रक है वह डेसिबल है, डी से डिनोट करते हैं। तो प्रबलता का दो तीन पॉइंट है। एक, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, जो मीठी ध्वनि या लाउडनेस ध्वनि में अंतर कर सकता है ना। और भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अर्थात कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। फिर इनका मात्रक डेसिबल होता है, बस यही अंतर है। प्रबलता और तीव्रता में कोई खास अंतर नहीं है। तीव्रता, इंटेंसिटी, एकांक क्षेत्रफल में एक सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, ठीक है, एक सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, है ना। अभी यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, देखिए, एक सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ये इसका तीव्रता का परिभाषा, एक सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को, ध्वनि ऊर्जा जो एक सेकेंड में गुजर रही है उस ध्वनि, उसको हम ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। तीव्र से ही लगता ना, उसका इंटेंसिटी खूब तेज से जाने वाला, है ना, ऊंचा नहीं, तेजी से जाने वाला, तीव्रता से, तेजी से। तो यहाँ पर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता कहते हैं, और यह कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता है, इसको हमारे कान की संवेदनशीलता से निर्भर नहीं करता है। और इसका मात्रक है वाट पर मीटर, है ना, डब्ल्यू पर मीटर, वाट मीटर पर स्क्वायर है, हाँ, वाट पर मीटर स्क्वायर है, किसका, इंटेंसिटी का, ध्वनि की तीव्रता का, ठीक है। तो ये तक हो गया हमारा ये क्वेश्चन। और यहाँ पर ध्वनि की यह गुणता कहलाती है कि वह अभिलक्षण जो हमें समान तारत्व, पिच तथा लाउडनेस की दो ध्वनियां में अंतर करने में सहायता करता है ना। ये हम अभी कहीं पर पढ़े हैं, सहायता करता है। एकल, सिंगल फ्रीक्वेंसी जो होता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी, वह कहलाता है टोन। सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी जो होता है उस ध्वनि को हम लोग टोन कहते हैं। और जब अनेक फ्रीक्वेंसियां होती है, अनेक आवृत्तियां होती है, तो अनेक आवृत्ति की ध्वनि को के मिश्रण से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर, यानी कि नोट, NOT, नोट। हम लोग को ये याद रखना है कि एक फ्रीक्वेंसी के ध्वनि को बोलेंगे टोन, और कई फ्रीक्वेंसी के ध्वनि को बोलेंगे नोट, स्वर। और यह सुनने में बहुत मीठा लगता है, बहुत मीठी लगती है। जैसे शोर है, नॉइज, नॉइज क्या होता है, वह कान को प्रिय नहीं लगता है, जबकि संगीत सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। संगीत सुनने में मीठा लगता है और शोर कर्णप्रिय नहीं होता है। तो ये यहाँ तक तो हो चुका है। ध्वनि के प्रवृत्ति मंत्रात्मक समझ के एक
कानों के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, उस पर निर्भर करता है, और दूसरा कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता। मेन अंतर यही है ना। और ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं, मेन अंतर बस एक एक लाइन आप लोग याद रखिएगा और दोनों का एक एक तो मात्रक याद रखिएगा। प्रबलता का मात्रक हो गया डेसिबल, ठीक है, प्रबलता का हो गया डेसिबल, और इंटेंसिटी का हो गया वाट मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, वाट मीटर पर स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल। अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी होती है ये भी जानना हम लोग को जरूरी है। किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। किसी पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के बाद कुछ देर बाद सुनाई देती है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। तो आप लोग सब जानते होंगे, बचपन में जब बादल जब खूब गरजता है, तो जब गरजता है तो उसके पहले ही बहुत ज्यादा प्रकाश चमकने लगता है। तो जब बिजली चमकती है, जब खूब तेज लाइटनिंग होता है, तो घर में सब लोग क्या बोलते हैं, अरे बिजली चमक रहा है, सब अंदर आ जाओ, अब बादल बहुत गरजेगा, बहुत गरजों की आवाज होगी, है ना। आप लोग छोटे होंगे तो सुनते होंगे, माँ लोग दादी लोग सब बताती है। तो सोचिए कि उन लोग पहले ही से जानते थे, हम लोग तो पढ़ रहे तब जान रहे हैं, उन लोग को पहले ही अनुभव था कि ध्वनि की चाल जो है वो प्रकाश की चाल से बिल्कुल बहुत कम होती है ना। हम लोग तो पढ़ के और ऐसा करके जान रहे हैं, लेकिन पहले के बुजुर्ग लोग सब पहले ही बतलाते थे कि बहुत लाइट चमक रहा है, बहुत लाइटिंग हो रहा है, अब बादल गरजने की आवाज आएगी। सोचिए, उन लोग पहले ही से जानते थे कि लाइट का चाल बहुत अधिक है, उसके सामने ध्वनि की चाल जो है सो बहुत कम है। बचपन में हम लोग सुनते थे पर जानते नहीं थे कि ये बात सच है। तो अब हम लोग को लगता है कि कितना सही बात पहले के लोगों ने बतलाया था बचपन में। तो ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें ये संचरित होती है, जिसमें ये पार होती है ना, जिसमें से ये गुजरती है। ध्वनि की चाल ध्यान से समझिएगा, ध्वनि का जो चाल है वो प्रकाश की चाल से बहुत कम है ना। पहले बिजली चमकता है, तब बादल गरजता है। तो ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें ये संचरित होती है। आप इस संबंध को अपनी उच्च कक्षाओं में भी सीखेंगे कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर भी निर्भर करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं, ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं, तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। ठोस से गैसीय अवस्था यानी कि ठोस के बाद एक द्रव की अवस्था आया, बाद में फिर गैसीय अवस्था आया। तो ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बिगड़ती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकेंड है तथा 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर हम फिर से ध्यान देंगे, ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती जाती है, ठीक है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, यह ध्यान में रखिएगा इसको। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो इसकी चाल जो है सो वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 331 पर मीटर सेकेंड। 0 में होता है
331 मीटर पर सेकेंड, जबकि 22 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है 344 मीटर पर सेकेंड। अभी आगे आप लोग को बतलाएंगे कि किसमें चाल अधिक है, किसमें कम है। देखिए यहाँ पर ठोस और गैस में चाल बहुत अंतर है ना। ठोस के बाद जब गैस अवस्था आता है तो चाल में बहुत अंतर है। वायु में 346, ऑक्सीजन में 316, और किसी ठोस में देखते हैं तो यह इतना से कम नहीं है ना। 6420, 4040, तो इस तरह का चाल है। तो हम देखते हैं कि ठोस अवस्था से गैस अवस्था तक आने में धीरे धीरे उसकी चाल घटती जाती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका चाल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, और 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड है। तो इस सारणी में ऊपर में जो सारणी दिया हुआ है उसमें एक विशेष ताप पर ध्वनि की चाल को दर्शाया गया है। इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इतना हम लोग को याद रखना है कि ठोस में ज्यादा है, द्रव में कम है, और गैस में और कम है ना। हमको सब नहीं रखना है कि किसमें कितना है, लेकिन ये जरूर रखना है कि ठोस में ज्यादा है चाल, और द्रव में उससे कम है चाल, और गैस में और भी कम है। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 22-25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, है ना। ठोस, द्रव और गैस की अवस्था में चाल आपका मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक ध्वनि की चाल को दर्शाया गया है। यहाँ तक जो अभी मैंने आपको बतला दिया, इसे पूरे को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद रखना है कि ठोस में अधिक है, द्रव में कम है, गैस में और भी कम है। तो सबका तो नहीं, कुछ कुछ एक स्टील है, वायु है और पानी, इतना तीन आपको याद रखिएगा। इतना से ही काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट डे मैं पढ़ाऊंगी। तो अब तक के लिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आएगा प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। आइकन बेल प्रेस करना ना भूलिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करके कुछ लिखते या पूछते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं जवाब देने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। मुझे समय मिलता है तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं जवाब देती हूँ। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।